खत्म हो जाएगा। दक्षिण भारत में देखिए आपको जो विजयनगर साम्राज्य स्पेशली आपको वही पढ़ना होता है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। तो किसने की है विजयनगर की स्थापना? हरिहर बुक्का ने की है। इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब इसमें बेटा अलग अलग वंश हैं, जैसे संगम, सालोब, तुलुब, अरबिडू। क्या क्या है? संगम, शालुब, तुलुब और अरबिडू। ये चार वंश हैं। किसमें? चार डायनेस्टी हैं विजयनगर साम्राज्य में। हम पढ़ते जाते हैं आराम आराम से, आप सुनते जाइए, मैंने आपको शेयर करी। सुनिए, देखिए सबसे पहले संगम वंश। अगर आपसे कहें फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, तब भी हरिहर बुक्का। और अगर आपसे कहें कि संगम वंश के संस्थापक, तब भी हरिहर बुक्का, क्योंकि ये संगम वंश के पहले शासक थे। ठीक है, पहली बात। फिर सालुब की बात करें तो शालुब में तो सालुब है ही, तो शालुब नरसिंह। कौन है इसके संस्थापक? शालुब नरसिंह, कोई समस्या नहीं। फिर तुलुब की बात करें तो वीर नरसिंह। तुलुब के कौन? वीर नरसिंह। और अरबिडू के थे तिरुमल। तो एक तो देखिए क्या होता है, संस्थापक पूछने का ट्रेंड बहुत रहा है एग्जाम में। सबसे पहले संगम, संगम वंश के कौन? जो विजयनगर के, यानी क्योंकि अब देखो सीधी बात है समझना, पहला वंश कौन सा है विजयनगर का? संगम। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। फिर दूसरा सालुब वंश, शालुब नरसिंह इनका नाम है। तीसरा तुलुब, कुछ नहीं याद हो तो ता से तीसरा, तीसरा तुलुब वंश। तो तुलुब के कौन है? तुलुब के वीर नरसिंह है। तो सालुब नरसिंह और वीर नरसिंह। और उसके बाद अरबिडू के कौन है? तो तिरुमल है। ठीक है, ये चार वंश हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं संगम पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, 1336 में की थी। अब आप मुझे बताओ कि इस समय दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक रहा होगा? कैसे हो सकता है? आप सोच ही नहीं रहे हो। तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में कौन? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। एक तो ईयर पूछा था, तो 1336 में की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। और इस समय शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। देखिए क्या था कि मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या स्वीकार कर लिया था? इस्लाम स्वीकार कर लिया जब। ठीक। फिर क्या हुआ कि जब ये वापस से अपने यहाँ आए तो इन्हें मिलते हैं इनके गुरु या संत विद्यारण। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्यारण्य मिलते हैं। कौन मिलते हैं? विद्यारण्य। तो विद्यारण्य के जब ये संपर्क में आते हैं तो फिर से क्या हुआ, इन्होंने फिर से हिंदू धर्म में वापसी की, और वापसी की, शिक्षा प्राप्त की। और दूसरे एक और थे भाष्यकार सायण। तो इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की? विद्यारण्य से और सायण से। सायण जो है वो भाष्यकार थे। और ठीक है, और विद्याधर, सॉरी विद्याधर नहीं, विद्यारण्य के ही प्रभाव में इन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म स्वीकार किया और फिर कौन सा वंश स्थापित किया? संगम वंश की स्थापना की। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो था बेटा, ये बुक्का का बेटा था। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, तो बुक्का का बेटा कौन था? हरिहर सेकंड था। महाराजा धिराज की उपाधि ली इसने। कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची की विजय की। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। सबसे बड़ी सफलता थी कि बहमनी शासक से बेलगांव और गोवा छीन लिया था इसने। तो बेलगांव और गोवा किससे? बहमनी शासक से। अच्छा, आप बता सकते हैं बहमनी वंश का संस्थापक कौन रहा होगा? दो पैरेलल डायनेस्टी, एक विजयनगर एक बहमनी। सोचो, बताना। ठीक है, और शिव के, वेरी गुड, देखो आंसर भी किया लाइव में किसी ने। हसन गंगू। ठीक है, कौन थे? हसन गंगू जो थे वो किसके संस्थापक हैं? बहमनी साम्राज्य। देखो यहाँ थोड़े से नाम आपको ऐसे नहीं सुनाई देंगे, मुगल है, ठीक है, लोधी है, ऐसा नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत का अपना इतिहास है। ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल या फिर आप तमिलनाडु पीएससी दें, आंध्र प्रदेश पीएससी दें, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो शिव के विरूपाक्ष रूप का ये उपासक था
फिर आता है, देखो आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है अभी हमने जो कहा। विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, एक। दूसरी बात जो है, इन्होंने 1336 में स्थापना की, दो। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी, और किसके प्रभाव में की थी, तो विद्यारण्य से दीक्षित होकर की थी। बस खत्म, इतने ही प्रश्न आते हैं और कुछ नहीं आता है, तो परेशान नहीं होना है। अब हमने आपको दूसरा वंश संगम के बाद क्या था, शालुब। तो शालुब जो है वो नरसिंह शालुब थे। तो बेटा संगम वंश के अंतिम शासक को इन्होंने हटाया और फिर किसकी स्थापना की, शालुब वंश की, जो हमेशा से होता रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, शालुब वंश की स्थापना कर दी। इम्माडी नरसिंह, नरसिंह शालुब का पुत्र था, ठीक है, और वीर नरसिंह द्वारा पदच्युत किया गया। तो इम्माडी नरसिंह को किसने, वीर नरसिंह ने। अब वीर नरसिंह समझ रहे हो ना कौन आएंगे, तीसरा वंश कौन सा है, तुलुप। देखो बस नाम आपको कनेक्ट करना होगा, पहला है हरिहर बुक्का संगम वंश, फिर हरिहर बुक्का के बाद दूसरा वंश कौन सा आएगा, शालुब वंश, शालुब वंश के नरसिंह शालुब। अब नरसिंह शालुब का बेटा है इम्माडी नरसिंह, और इम्माडी नरसिंह को कौन, वीर नरसिंह हटाएंगे, और वीर नरसिंह कौन सा वंश, तीसरा तुलुप वंश। तो तुलुप वंश की स्थापना कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तुलुप वंश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा क्योंकि इसी वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। तो ये पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो तुलुप से। अब तीसरा हो गया तुलुप। तुलुप ने क्या किया, इम्माडी नरसिंह को हराया वीर नरसिंह ने, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, तुलुप वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, इसी वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। मैंने आपको बता रखा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज यानी कि तेलुगु भाषा के 8 जो विद्वान हुआ करते थे वो इनके दरबार में रहते थे। याद है आप लोगों को, तेलुगु भाषा के 8 विद्वान किनके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और ये तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग है, मतलब गोल्डन एरा एक तरीके से। ये तेलुगु लिटरेचर के लिए किनका समय, कृष्णदेव राय का। 8 कवियों को इन्होंने संरक्षण दिया, तो 8 स्कॉलर ऑफ तेलुगु लैंग्वेज इनके दरबार में होते थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता था अष्ट दिग्गज। याद है आप लोगों को। तो अष्ट दिग्गज किसके दरबार से संबंधित हैं, कृष्णदेव राय। जबकि अष्ट प्रधान किसके दरबार से संबंधित हैं, शिवाजी महाराज। तो अष्ट प्रधान शिवाजी के हैं और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के हैं। क्लियर है। इनकी उपाधि या टाइटल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है, ठीक है, यवन राज भी कहा जाता है, या पूरा नाम कभी कभी ये भी आता है यवन राज स्थापनाचार्य। तो यवन राज स्थापनाचार्य का टाइटल किसने लिया, बोलो जल्दी से, कृष्णदेव राय ने। और अभिनव भोज भी इन्हें कहा जाता है। उत्कृष्ट कवि थे, लेखक थे, ठीक है। इनके समय जो यात्री आए थे वो थे डोमिंगो पायस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इनके दरबार में कौन आए थे, तो डोमिंगो पायस जो है इनके दरबार में आए थे। अब दोनों मंदिर इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, विट्ठल स्वामी मंदिर, और ये पायस नहीं है, ये पायस यहाँ का गलती से यहाँ आ गया शायद, विजय हजारा मंदिर। तो क्या नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये पायस यहाँ नहीं है। क्या नहीं है, अरे ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए, मान लेना। ठीक है, तो एक विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया, हजारा मंदिर, या इसी को बोलते हैं बेटा विजय हजारा मंदिर। तो हजारा टेम्पल, विजय हजारा टेम्पल, विट्ठल स्वामी मंदिर इन्हीं का है। आंध्र भोज कौन कहलाते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। यवनराज स्थापनाचार्य कौन कहलाते हैं, ये आ चुका है। डोमिंगो पायस किसके दरबार से हैं, ये आ चुका है। अष्ट दिग्गज किनके दरबार में हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि ये लेखक और कवि और विद्वान खुद भी थे, तो भाई लिखेंगे कुछ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमुक्त माल्याद, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, मैक्सिमम एग्जाम ने इसे पूछा है कि आमुक्त माल्यद किसकी रचना है। तो आमुक्त माल्यद जो है वो कृष्णदेव राय की है। जाम्बती कल्याणम भी इनकी है, और उषा परिणयम भी इनकी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये नॉर्मली नहीं पूछी गई है लेकिन ये बहुत पूछी जाती है, तो ये आप अगर याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। आमुक्त माल्यद, जाम्बती कल्याणम, और इन दोनों में भी अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आमुक्त माल्यद। इनकी उपाधि आंध्र भोज, अष्ट दिग्गज,
ठीक है, ध्यान रखना है। डोमिंगो पायस इनके दरबार में आया था, और इसके अलावा इन्हें यवनराज स्थापनाचार्य कहा जाता है, और ये तुलुप वंश से संबंधित थे। तुलुप के फाउंडर कौन? वीर नरसिंह। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा वंश? संगम। संगम के कौन? हरिहर बुक्का। और फिर उसके बाद संगम के बाद सालुब, नरसिंह सालुब। और तीसरे तुलुप के वीर नरसिंह। इन्होंने इम्माड़ी नरसिंह को हराया था, सालुब नरसिंह के बेटे को। ठीक है, तो तुलुप वंश से संबंधित थे आपके कृष्ण देव राय। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। तो आप ध्यान रखिएगा अच्छे से इनके बारे में। आमुक्तमाल्य, ठीक है, ऐसी विठल स्वामी मंदिर, विजय हजारा मंदिर, ये खूब पूछे जाते हैं। और दूसरी बात करें तो उदयगिरी का किला कृष्णदेव राय द्वारा जीता जाने वाला पहला किला था। गजपति राजकुमारी तुक्का देवी अन्नपूर्णा देवी से इन्होंने विवाह किया था। रायचूर अभियान में इस्माइल आदिल शाह को हराया, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह को हराया, और संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर को समाप्त कर दिया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मैरिज टैक्स किसने समाप्त किया? तो विवाह कर को समाप्त करने वाले कौन थे? कृष्ण देव राय थे। और लास्ट वंश कौन आ जाएगा? अरबिडू। अरबिडू के संस्थापक कौन है? तिरुमल। तो तिरुमल जो है सदाशिव राय। ठीक है, तो तुलुप वंश के जो शासक थे सदाशिव राय, उनको हटाया इन्होंने, और किस वंश की स्थापना की तिरुमल ने? अरबिडू वंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासक वेंकट सेकंड थे। वाडियार मैसूर राज्य के समकालीन थे ये। वेंकट सेकंड, राजधानी इनकी चंद्रगिरी थी। स्पेन के साथ इन्होंने राजनीतिक संबंध, ठीक है, या डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो बनाए थे। फिर ये हो गया आपका, कुछ नहीं, आपको बस इतना याद रखना है। अरबिडू के संस्थापक कौन है? तिरुमल हैं। तुलुप के कौन है? वीर नरसिंह हैं। संगम के कौन है? हरिहर बुक्का हैं। सालुब के कौन है? नरसिंह सालोब हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद कृष्णदेव राय आपको याद रखना है, और उनसे संबंधित बातें और किस्सा खत्म। अब थोड़ी सी बात शिष्ट। तो लैंड रेवेन्यू कर होता था, विजयनगर की आय का प्रमुख कर जो है वो शिष्ट कहलाता था। ठीक है, अठावने या अस्थबन केंद्रीय राजस्व विभाग होता था इनका। हम्पी इनकी राजधानी थी। पूछा जाता है विजयनगर की राजधानी, ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी है हम्पी। ठीक है, तो हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी है, विश्व विरासत स्थल में भी है। और इनका मेन आर्किटेक्चर क्या है? विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, ये हम्पी में ही है विरूपाक्ष मंदिर। फिर अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा का जो युद्ध है वो बेटा राम राय और के दो मुस्लिम सेनापतियों का विश्वासघात पराजय का मुख्य कारण था। ठीक है, हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। तत्कालीन विजयनगर शासक जो थे वो सदाशिव राय थे। तो सदाशिव राय उस समय के शासक थे। बैटल ऑफ तालीकोटा, इसी को बैटल ऑफ बन्नी हट्टी बोलते हैं, इसी को बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी बोलते हैं। तालीकोटा, बन्नी हट्टी, राक्षस तांगड़ी, ऐसे ताली बजा के आ जाता है ना लड़ ले, तालीकोटा। फिर राक्षस कौन तगड़ा है? तो राक्षस तांगड़ी। और बन्नी हट गई उसकी तो उठा के पटक देगा, बन्नी हट्टी। तो इसमें विजयनगर वाले हारे थे। तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी का युद्ध जो है वो समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। ठीक है, तो सदाशिव राय थे उस समय, लेकिन शक्ति किसके? देखो, अगर पूछे विजयनगर के शासक कौन? सदाशिव राय। लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता किसके हाथ में? तो राम राय, दुष्ट था ये। और बरार की संयुक्त सेना में शामिल नहीं था, याद रखिएगा। तो बरार जो है ना इस सेना में शामिल नहीं था। फरिश्ता युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, तो इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं, इसीलिए क्या नाम है इसका? तालीकोटा बन्नी हट्टी राक्षस तांगड़ी का युद्ध। और इसका क्षेत्र क्या था? तो राक्षसी और तांगड़ी गांवों के बीच लड़े गए थे, इसीलिए क्या कहलाता है? राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो बैटल ऑफ तालीकोटा, इसको आप अच्छे से चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बैटल ऑफ, और तीनों नाम जरूर लिख लीजिए उसमें, चूंकि दिए नहीं है तो आप बिल्कुल लिख लीजिए। क्या क्या बताया मैंने? बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, राक्षस तांगड़ी और बन्नी हट्टी। तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी। ठीक है,
तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये हुआ कब था? तो 1565 में हुआ था। ये कब हुआ था बेटा? 1565 में। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तालीकोटा या क्या है? ये तो ये लिखा ही है, राक्षसी और तांगड़ी। और एक क्या है? बन्नी हट्टी। तो बन्नी की हट गई है, अब लड़ेंगे ये। तो बेसिकली युद्ध जो था वो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और दूसरा क्या था? बहमनी साम्राज्य। अभी मैंने बताया हसन गंगू इसके संस्थापक थे। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो बरार जो था बहमनी के साथ, बरार जो है यहां पर, बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर, अब विजयनगर में आप बताओ सदाशिव राय किस वंश के हैं? किस वंश के हैं सदाशिव राय? अभी पढ़ा हमने। अरे तुलुप वंश के। तुलुप है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना अच्छे से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुलुप वंश के शासक से सदाशिव राव, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में। अगर आप देखें ना तो ये बेसिकली पानीपत का तृतीय युद्ध है ना, वैसी स्थिति है ये। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। तो मराठों में जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे वो पेशवा के बेटे थे, जबकि वास्तविक नेतृत्वकर्ता अलग थे। यहाँ पे भी सदाशिव राय राजा तो हैं, लेकिन जो लीडर है वास्तव में जो शक्तिशाली हो गया वो कौन हो गया? ठीक है, राम राय हो गया है। ठीक है, तो ये 1565 में ये युद्ध हुआ था, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो बहमनी साम्राज्य के जो वंश हैं उनमें से बरार ने भाग नहीं लिया था। बरा ऐसे याद रख लो, बरार का किसी से रार नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ठीक है, तो इन्होंने भाग नहीं लिया था बहुत अच्छे से। और आपको इतिहास में देखो याद रखना है, 1565, 1665, 1765, ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 1565 तो हो गया, बन्नी हट्टी राक्षस तांगड़ी। 1665 में क्या हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अच्छा 1765 बता दो। हाँ बताओ ना। ए भगवान, हैदराबाद हो गई इलाहाबाद की जगह। इलाहाबाद की संधि हुई है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को। ये हुई है बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। पता है, भूल भाल गए सब। 1665 में मराठा शासक शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि होती है, पुरंदर की संधि है। भगवान, भूल जाते हैं आप लोग। पुरंदर की संधि। अगर आपको थोड़ा भी याद हो, मैंने ये कहानी सुनाई है आपको कि जो जयसिंह थे, जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था, और दूसरी तरफ कौन थे? शिवाजी महाराज थे। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में जो संधि होती है यही कहलाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ज्यादा टेंशन नहीं लो, पढ़ाएंगे मराठा है सच। ठीक है, तो बाकी मैंने ये बात बताई थी, उसका मैंने कब बताई थी? जब मैंने आपसे कहा था कि देखो 1765 की तरह ही 1665 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी बात बोलता हूं मैं तीनों बताता हूं इसलिए। तो 1565 राक्षस तांगड़ी, बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच, और इसमें बरार ने भाग नहीं लिया था। राम राय वास्तविक सत्ता वाले थे, जबकि वास्तविक शासक नहीं थे राम राय। ठीक है, तो शक्ति इनके पास थी, लेकिन शासक कौन थे? सदाशिव राय थे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बात क्या है? जो इलाहाबाद, सॉरी, 1665 में पुरंदर की संधि होती है, तो शिवाजी को जब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कौन? औरंगजेब, तब इन्होंने महाराजा जयसिंह को भेजा था कि जयसिंह ने घेराबंदी करके शिवाजी महाराज के बहुत सारे किले और बहुत सारी चीजों को ऑक्युपाई कर लिया था। मजबूरी में शिवाजी महाराज को जब संधि करनी पड़ी थी, तो वो कहलाती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि 1665 में। और इसी संधि के अंतर्गत महाराज शिवाजी जो हैं वो किसके दरबार में जाएंगे? औरंगजेब के दरबार में जाएंगे। लेकिन औरंगजेब ने जब इनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया,
तो ये आगरा के जयपुर भवन में इन्हें नजरबंद कर दिया। देखो आगरा का जयपुर भवन, याद करो मैंने ये स्टेटमेंट भी दिया है। तो आगरा का जो जयपुर भवन है उसमें शिवाजी महाराज को बंद कर दिया। तो ये क्या थी, एक टोकरी थी लड्डुओं की, उस टोकरी में बैठ के ये भाग जाते हैं और फिर से हमला करते हैं और फिर अपना साम्राज्य जो है वो जीतते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शिवाजी महाराज की। अभी पढ़ेंगे मराठा, टेंशन ना लो। हो गया ना यहाँ तक? इतनी बात तो क्लियर हुई ना राक्षस तांगड़ी बन्नी अट्टी वाली की? नहीं हो गई। चलो आगे बढ़े। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बेटा तो नायकों द्वारा राजा को भेंट प्रस्तुत की जाती थी। सेना का कमांडर नायक कहलाता था। इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है नायंकार व्यवस्था। ये दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था जैसी थी। अब याद करो, इक्ता इक्ता किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। सबसे पहला इक्ता लेकिन किसे मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने। अरे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ सीधा सीधा बताया, आप नोट्स खोल लो जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता किसको प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन इक्ता व्यवस्था शुरू किसने की? इल्तुतमिश ने। और इक्ता व्यवस्था समाप्त किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इक्ता व्यवस्था के जैसे ही विजयनगर में कौन सी है? आयंगार व्यवस्था या आयंकार व्यवस्था। और ये यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा है बेटा यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयंगार व्यवस्था नायंकार व्यवस्था। तो यहाँ पे जो नायंकार व्यवस्था है ये इक्ता जैसी है। कैसी है ये? इक्ता जैसी है। पारंपरिक होती थी, निरंकुश राजशाही के रूप में ये होती थी। राजा, राजा का अन्य नाम, जैसे कृष्णदेव राय, तो राजा का अन्य नाम क्या है? राय। राजा पद सर्वोच्च, सभी शक्तियां राजा के पास। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? राजा ही होगा। तेलुगु, अब याद है आमुक्त माल्यद किसकी है? अरे दो तीन बुकें बताई थी, एक आमुक्त माल्यद, एक जाम्बती कल्याणम। हमने कहा था ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये किसकी हैं? कृष्णदेव राय की। फिर मनुचरित, ठीक है। तो अल्लसानी पेदन, पेदन बहुत फेमस है, हम भले नहीं जानते। ये अष्टदिग्गज जो थे ना, अष्ट विद्वान व्यक्ति, उनमें से एक पेदन है। तेनाली रामा का तो सुना होगा ना। तो ऐसे ही तो पेदन जो है इन्होंने मनुचरित्र, ठीक है, इन्होंने लिखी है। परिजात अपहरणुम, और इसके कौन थे? नंदी तिमन्ना। कौन थे? अभी समय कम है, नहीं तो मैं आठों दिग्गज बताता हूँ एक्चुअली तो। लेकिन अभी 8 बता देंगे तो आप दिग्गज, आपके दिग्गज खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम थोड़े अटपटे हैं। तो परिजात अपहरणम, ठीक है। तो ये कौन है? नंदी तिमन्ना की बुक है, ठीक है। संस्कृत में मधुरा विजयम, गंगा देवी की। तो मधुरा विजयम किसकी है? तो मधुरा विजयम जो है वो गंगा देवी की बुक है, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना, ये आप पढ़ चुके हैं। उषा परिणयम, जाम्बती कल्याणम, ठीक है, मदालसा चरितम और आमुक्त माल्यद, ये सब किसकी हैं? कृष्णदेव राय की हैं। जबकि राजकाल निर्णय, याद आ रहे हैं? विद्यारण्य किसके गुरु थे? हरिहर बुक्का के। भूल जाते हैं, इन्हें हिंदू धर्म में फिर से दीक्षित किया था। चलो ठीक। फिर कन्नड़ में बात करें तो प्रभु लिंगालील, इस, ठीक है। तो प्रभु लिंगालील लेखक हैं चामराशा के, ठीक है। इसके अलावा रामधन्य चरित, नल चरित्र के लेखक कौन है? कनकदास। कर्नाट भारत कथा मंजरी के लेखक हैं कुमार व्यास। ये इतनी इंपॉर्टेंट मैंने एक बार को छोड़ सकते हैं, ठीक। तो कुछ बातें सामाजिक जीवन की, तो मंदिरों में देवदासी प्रथा मिलती थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि देवदासी प्रथा कहाँ के मंदिरों में? तो विजयनगर साम्राज्य में मिलती थी। समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, वैभवपूर्ण जीवन था, रेशम सूती वस्त्र इत्र का प्रचलन था। संगम शासक शैव धर्म के, तो आप वैसे ही पता है विरूपाक्ष शिव का रूप है, विरूपाक्ष, तो शैव धर्म के अनुयायी हैं। वैश्यावृत्ति का संस्थानीकरण था। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में समाज बांटा हुआ था। तो 4 वर्णों में समाज था यहाँ पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मंदिर की स्थापत्य कला की बात करें तो कल्याण मंडप, ये यूपीएससी ने पूछा था कि कल्याण मंडप किसकी विशेषता है? तो विजयनगर के जो मंदिर हैं इनकी विशेषता क्या है? ठीक है। तो कल्याण मंडपम होता क्या था कि बेटा जैसे मंदिर, देवता और उनकी भार्या के विवाह समारोह हेतु मंडप बनाए जाते थे। सहस्त्र स्तंभ मंडप द्रविड़ शैली में, अभी भी आप मंदिरों में जाके जब देखेंगे तो आपको मंडप बाकायदा बनाए दिखाई देंगे। अलंकृत स्तंभ, दरियाई घोड़े की मूर्ति होती थी। मंदिर 4 दीवारी से घुरा होता था। हम्पी में आपको पढ़ ही चुके हैं। विजयनगर में कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। हजारा राम मंदिर किसने?
कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर किसने? कृष्णदेव राय ने। कमल महल, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी किससे संबंधित रही हैं। तो अब हम आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की। अब क्या बचा था? तो आपको एक तो प्रशासन, साहित्य और स्थापत्य, इन्हीं चीजों की बात करनी है। देखो अच्छी बात यह है कि आपको मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया दक्षिण भारत का, बस विजयनगर साम्राज्य बताया, 4 वंश बताए, संगम, संगम के संस्थापक जल्दी बोलो। हरिहर बुक्का। ठीक है, 2 भाई थे, किसने इन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया? विद्यारण्य ने। पक्का? तो विद्यारण्य जो थे इन्होंने इन्हें किस में दीक्षित किया था? तो हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इनने किसके समय की स्थापना? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई, 1336 में की गई थी। पहला वंश था संगम, दूसरा शालुप। शालुप के कौन? नरसिंह शालुप थे। फिर इसके बाद तीसरा वंश तुलुप। तुलुप के कौन थे? बी नरसिंह। और इसी वंश से थे कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के बारे में जल्दी जल्दी बता दो। इनके दरबार में अष्टदिग्गज, इनकी रचनाएं आमुक्तमाल्य, जाम्बती कल्याणम, इनके मंदिर विजय हजारा मंदिर और बोलो हजारा राम मंदिर या विजय हजारा मंदिर, और दूसरा क्या है? विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। इनके समय में अयंकार और नायंकार व्यवस्था होती थी। तो नायंकार व्यवस्था जो है वो किसके जैसी होती थी? एकता व्यवस्था की तरह हुआ करती थी। चलो अब देखो, ये सब अभी मैं छोड़ रहा हूं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। बस इतना याद रख लो कि दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य संगठन था वो किस पर आधारित था? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव मतलब 10 के रेशो में ही चीजें होती हैं। जैसे 10 सिपाहियों की जो टुकड़ी होती थी वो सरखेल कहलाती थी। 10 सिपाही हैं, उनको मिला दो तो एक क्या कहलाती थी? सरखेल। अब 10 सरखेल को मिलाओ, ऐसे 10-10 अलग अलग टुकड़ियां हो गई, तो क्या है वो? सरखेल, सरखेल, सरखेल। और इन 10 सरखेल को मिला दो तो ये क्या बन जाता था? सिपह सालार बन जाता था। और अगर 10 सिपह सालार, देखो आप समझो ऐसे, मान लो 10 सिपाही यहाँ खड़े हैं तो इनको मिलके क्या बन गया? सरखेल। यहाँ 10 सिपाही खड़े हैं, सरखेल। यहाँ एक 10 सिपाही हैं, ऐसे 10-10 मिलके क्या होते थे? अब अगर 10 सरखेल मिला दिए जाए, समझना अच्छे से, तो क्या बन गया? एक सिपह सालार। ऐसे 10 सिपह सालार किसके अंडर में? इनको मिला के इनका हेड जो होता था वो एक अमीर होता था। और 10 अमीरों को मिला दो तो उनका एक क्या होता था? मालिक होता था। और 10 मालिक को मिलाओ तो एक खान होता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और सेना का मुख्य सेनापति, तो हमेशा हर काल में मुख्य सेनापति सुल्तान ही होता है, याद रखिएगा। जैसे अगर कभी भी पूछे आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुल्तान या राजा, ठीक है, प्रशासनिक हेड सुल्तान या राजा, बोले सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान या राजा, भले वो उसके नीचे अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करे हों किसी भी काल में, लेकिन आपको पता है अंतिम निर्णय किसका होता था? राजा का होता था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बेटा। हो रही ना आप बातें? जीतल टंका हम आपको बता चुके हैं, टंका चांदी का था, जीतल तांबे का था। टंका जो है रजिया सुल्तान के जन्म पर इल्तुतमिश ने बांटे थे दिल्ली की जनता को। और टंका फर्स्ट अरेबिक या प्योर अरेबिक कॉइन था, तो पहला शुद्ध अरबी सिक्का कौन सा था? टंका था। ठीक है, इनका रेशो तो 1:48, मतलब एक टंका में 48 जीतल आ जाएंगे। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित करवाया था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। टंक ए स्याह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको किया था। अद्दा और बिख जो सिक्के थे वो फिरोज शाह तुगलक के समय थे। ये उत्तर प्रदेश पीएससी ने एक बार पूछा है कि अद्दा और बिख किसने चलाए थे? तो अद्दा और बिख जो है वो किसके थे? फिरोज शाह तुगलक। याद आ रहा है फिरोज शाह तुगलक? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता चुका, सबसे पहले ही मैंने कल की क्लास यहीं से शुरू की थी। मैंने कहा था कि कुरान के अनुसार 4 ही कर बचे थे, किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसके अलावा सिर्फ उसने एक और कर लगाया था, हक ए सर्ब, इरिगेशन टैक्स। याद आ रहा है? सिंचाई कर। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं नहरों से, कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, तो खराज, ठीक है, जजिया जकात ऐसे याद कर लो क्योंकि वही क्रम हमें याद है। तो जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 कर जो थे, ये आपके मेंस में ही पूछा गया क्वेश्चन है।
पूछा गया था कुरान के अनुसार कितने प्रकार के कर होते हैं? तो ये 4 प्रकार के कर जो हैं वो जजिया, जकात, खराज और खुम्स की बात की जाती थी। सिकंदर लोधी गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। भू राजस्व का अधिकारी गांव के स्तर पर कौन होता था? बोलते हैं ना बड़े चौधरी हो तुम, तो ये चौधरी हैं भू राजस्व वाले सल्तनत काल के। ठीक है। विजारत तो इस्लामी कानून में मान्यता एक संस्था के रूप में अपमाने का श्रेय अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। ठीक है। प्रथम वजीर कौन थे? तो अब्बास फजल बिन अहमद। महमूद गजनवी के शासनकाल में पहले वजीर बने थे कौन? अब्बास फजल बिन अहमद। और राजस्व विभाग का प्रधान होता था वजीर। विजारत का स्वर्णकाल तुगलक काल फिरोज शाह तुगलक के समय ये चरमोत्कर्ष पर था। तो विजारत किसके समय में थी सबसे ज्यादा पीक पर? फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है। मतलब वजीर का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर न्यायिक प्रशासन मैंने अभी बताया था, सुल्तान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। कुछ नहीं है। काजी, देखो न्यायिक काजी साहब न्याय तो करते हैं, न्यायिक अधिकारी हैं ये, मजिस्ट्रेट तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट हर काल में राजा है। राजा जहां भी होंगे अंतिम निर्णय करता। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्याय अधिकारी कौन है? राजा है। ठीक है। और सुल्तान सेना का सर्वोच्च अधिकारी, देखो आपके सेनापति हो सकता है कोई और, लेकिन बोले सेनाओं का सर्वोच्च कौन? भाई आखिर में किसके अंडर में है सबको? राजा के, सुल्तान के। ठीक। तो सरे कल्ब केंद्रीय सेना थी और हस्म अतराफ प्रांतीय सेना कहलाती थी। कोई नहीं पूछता। एकता मैंने आपको बता दिया। तो राज्य को एकताओं में बांटा था जिसका प्रमुख इक्तेदार होता था। फिरोज शाह तुगलक के समय एकता व्यवस्था हेरिडिटरी या जेनेटिक हो गई थी, मतलब वंशानुगत हो गई थी। और फवाजिल याद है आप लोगों को? तो एकता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो सरकारी खजाने में जमा की जाती थी वो फवाजिल कहलाती थी। उनकी कौन सी व्यवस्था थी विजयनगर की? अयंगर की नायंकार? नायंकर अयंगार नहीं। प्रथम एकता मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। ये स्टेटमेंट ऊपर भी लिखा हुआ है, आप बिल्कुल। अब कला और स्थापत्य ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अच्छे से 2.5 दिन का झोंपड़ा, अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इन्हीं ने बनवाया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इन्हीं ने बनवाई और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करा। ये तीनों बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, खत्म बात। इल्तुतमिश की बात करो, सुल्तानगढ़ी, हौजे शमसी, शमसी ईदगाह और अतरकीन का दरवाजा, ये किसके समय के हैं? इल्तुतमिश के समय। तो एक आध बार ये अतरकीन दरवाजा पूछा गया है, एक बार ये सुल्तानगढ़ी पूछा गया है, एक बार हौजे शमसी पूछा गया है। मतलब ये सब पूछे गए हैं, हालांकि एमपी ने नहीं पूछे हैं, ये अदर स्टेट की जो पीएससी उन्होंने पूछे। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौजे शमसी बड़ा तालाब सा। ठीक है। हौज समझते हो ना? हिंदी में अगर बुंदेलखंड में जाओगे, हौद भरा है, हौद। हौद समझते हैं ना, पानी जहाँ भर दिया जाता है। जिन लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर होता होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने पूर्ण कराया था, इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट, आ से अलाई दरवाजा। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा है, जबकि कुतुब मीनार किसकी है? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया। लेकिन अलाई दरवाजा, अब मजेदार बात यह है कि अलाई दरवाजा का गेट पार करते ही आपको अंदर जाना होता है, तब कुतुब मीनार मिलती है, जिसने दिल्ली देखी हो। ठीक है। तो अलाई दर कुछ नहीं, आज से अलाउद्दीन खिलजी, बात खत्म। ठीक है। जमाते खाना मस्जिद इसी की है। बलबन भाई साहब दुष्ट थे, जानते थे हमारा मकबरा कोई नहीं बनवाएगा, अपन खुद बनवा लेते हैं। शेरशाह सूरी की तरह इन्होंने भी अपना मकबरा खुद बनवाया, बलबन ने। विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मकबरा था ये विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से इस्लामी शैली में, तो इस्लामिक स्टाइल में बना पहला टॉम्ब किसका था? बलबन का मकबरा था। ठीक है। कुतुब मीनार ऐबक ने शुरू की, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चौथी मंजिल का निर्माण और पांचवी मंजिल का सिकंदर लोधी द्वारा भी मरम्मत कराई गई थी। तो इसलिए ये आपके 4 शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, ये सब इससे संबंधित है। अब आ गया आपका अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है आपकी, ये हम बहुत कम पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको थोड़ा ज्यादा और पढ़ाएंगे। क्या? लिटरेचर। अभी तो वो है जो एग्जाम के काम का है। जवामी उल हिकायत किसकी है? सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी की बुक है। किसकी है ये जवामी उल हिकायत? तो सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी।
हकायक ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। हकायक ए हिंद किसकी है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। ठीक है, ये नाम थोड़े से बहुत खतरनाक है। तहगी अल अखलाक इब्न मिस्कबाह की है। ये आप नाम अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छी बात, इसमें से किसी को भी पीएससी ने अभी तक नहीं पूछा। बोले क्यों बता रहे हैं? झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्यद्वार सरकी शैली से लिया गया है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी ने बनाई थी और ढालू दीवारें सलामी स्थापना को दर्शाती हैं। ठीक है, चलो इनको छोड़ो। हाँ, ये आपको पता है तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक थे। कब से कब तक थे तुगलक? 1320 से 1414। और सबसे कम खिलजी कौन से? 1290 से 1320। थोड़ा शुरू से बता दूं, 1206 से 1290 कौन सा? गुलाम। 1290 से 1320 खिलजी। 1320 से 1414 तुगलक। 1414 से 1451 सैयद। और 1451 से 1526 लोधी। ठीक है, और 1526 में 21 अप्रैल को क्या? पानीपत फर्स्ट और लोधी खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म। जामी मस्जिद बेटा कलबुर्गी कर्नाटक में है। ठीक है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। जहाज महल आप जानते हैं धार में है। किसने बनवाया था? एक हिंडोला महल था, एक जहाज महल था, एक रानी रूपमती महल था। रानी रूपमती तो इनके पति ने, बाज बहादुर ने। हिंडोला महल होशंग शाह। अब बचा है जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। अरे ऐसे नहीं, चलो। अटाला मस्जिद पूछी गई है बहुत बार। अटाला मस्जिद कहाँ है ये पूछा गया है, तो जौनपुर में। और जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज। ये आप नोट कर लो कहीं अगर आपको नहीं पता हो तो। पूर्व का सिराज क्या कहा जाता है? सिराज ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में रहा है जौनपुर उत्तर प्रदेश। अट्टाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज महल। बेटा दक्षिण भारत की कुछ राजधानियां हैं, समझिएगा। जैसे पल्लव, पल्लवों की राजधानी कांची थी। पांड्य की राजधानी मदुरा थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। काकतीय की वारंगल थी। और होयसल की द्वार समुद्र। ये मैचिंग में आ जाते हैं कभी कभार। देखो, पल्लव कांचीपुरम सुना है ना, पांड्य मदुरा, यादव, देखो यादव देव, तो यादव की देवगिरी, काकतीय वारंगल बहुत इंपॉर्टेंट, होयसल द्वार समुद्र। ये वही काकतीय है जिनसे क्या लिया जाएगा? कोहिनूर हीरा। अरे काकतीय वंश के शासक, वारंगल के जो शासक थे, उनसे कौन लेके आएगा हीरा? ठीक है, तो ध्यान रखना। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवाने रिसालत या दीवाने रिशातल। ये ध्यान रखिएगा, धार्मिक मुद्दे और विदेशी मामले तो रिलीजियस, और फॉरेन अफेयर्स को कौन? रसालत, रिसालत भी बोलते हैं इसे, दीवाने रिसालत। दीवाने आरिज आपको पता है सैन्य विभाग था, इसका हेड आरिज मुमालिक था। किसने बनाया था ये? बलबन ने। भूल जाते हैं। दीवाने विजारत, अब विजारत किससे थी? तो वजीर से। वजीर मतलब वित्तीय मामले या राजस्व विभाग से। देखो कनेक्ट करो शब्दों को। वजीर का पद किसके समय में शक्तिशाली हो गया था? विजारत, फिरोज शाह तुगलक के समय। याद, अरे वो तो अपने दासों में उलझा रहता होगा तो वजीर साहब एकदम शक्तिशाली हो गए होंगे, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो विजारत वित्तीय मामले या राजस्व विभाग का। दीवाने इंसा, ये बहुत आता है। तो दीवाने इंसा जो है वो शाही सचिवालय या सरकारी पत्र व्यवहार, रॉयल करस्पॉन्डेंस जिसे हम बोलते हैं। तो रॉयल करस्पॉन्डेंस से मतलब होता है ना, राजकुमार ने या सुल्तान के बेटे ने कोई पत्र लिखा या उनकी बेगम ने कोई पत्र लिखा और फिर दूसरी बेगम के पास गया, तो ये जो शाही पत्राचार हो रहा है वो क्या है? दीवाने इंसा है। दीवाने विजारत वजीर यानी वित्तीय मामले, फाइनेंशियल। देखो इनके समय में दीवाने विजारत है ये। और अगर आप चले जाओगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो राजस्व विभाग क्या था? दीवाने मुफ्तकराज। याद आ रहा है? दीवाने मुफ्तकराज उसका राजस्व विभाग था, लैंड रेवेन्यू। सेनाई मंडी क्या था? बाजार अधीक्षक था, मार्केट सुपरिटेंडेंस। ठीक है, तो दीवाने इंसा यानी रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब राजा रानी और जिनके जो रिश्तेदार हैं ये जो पत्र लिखते थे वो शाही पत्र व्यवहार में आता था। विजारत यानी वित्तीय राजस्व मामले। आरिज यानी सैन्य विभाग है।
और रसालत जो है वो धार्मिक और विदेशी मामले होते थे। अब राजों की बावली का निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया। शीश गुंबद दिल्ली के लोधी बाग का बड़ा गुंबद है। दिल्ली के किसी भवन का सबसे पुराना पूर्ण गुंबद सिकंदर लोधी द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, अब देखो मजेदार, अमीर खुसरो, ये हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद करो, मूल नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। क्या है वास्तविक नाम? अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। तो अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम है। 1253 पटियाली जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में कासगंज, तो पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इन्हें तूती हिंद, अगर आप कहें तोता ए हिंद, तो तोता तूती यही है। कौन है ये? अमीर खुसरो साहब हैं। ठीक है, नायक अमीर, नायक की उपाधि और अमीर की उपाधि किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन था ये जलालुद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कम ससुर। अरे चाचा और ससुर दोनों थे ने। ठीक है, तुर्कल्लाह, तुर्कल्लाह किसने कहा इन्हें? निजामुद्दीन औलिया। याद आ रहे हैं निजामुद्दीन औलिया? हुनूज दिल्ली दूरस्त, तो किससे कहा था इन्होंने? ग्यासुद्दीन तुगलक से। चलो, प्रमुख रचनाएं, बस ये थोड़ी अटपटी हैं, याद रखिएगा। किरान उस सादीन, बोलो, किरान उस सादीन। पहले तो ये याद करो, हमने एक बढ़िया सी बताई थी प्यार मोहब्बत वाली, कहाँ चली गई? अरे, अरे मैंने बताई थी ना, क्या बताई थी? याद करो, वो जो खिज्र खां था उनका बेटा, और देवल रानी खिज्र खानी, इसमें लिखी नहीं है, बताओ। इंपॉर्टेंट रचना नहीं लिखी इसमें। देवल रानी खिज्र खानी। तो देवल रानी खिज्र खानी भी इन्हीं की है, बोले एक और ऐड करा दिया। बताई थी ना, देखो, किरान उस सादीन, तारीख ए दिल्ली, मिफ्ताह उल फितूह, खजाइन उल फितूह, आसिका, नूह फीहर, तुगलक नामा, और देवल रानी खिज्र खानी। क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो आप छोड़ नहीं सकते। तो देखो, ऐसे समझ लो, खूब फितूर था इन्हें, तो मिफ्ताह उल फितू और खजाइन उल फितू, तो दो तो फितू हो गए। फिर तारीख है दिल्ली, किरान उस सादीन। ठीक है, तो दिल्ली की तारीख याद रखना, तो दिल्ली की तारीख याद रखेंगे तो तुगलक नामा, नूह शिपेहर आशिका, और देवल रानी खिज्र खानी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। कव्वाली संगीत शैली को प्रारंभ करने के लिए इन्हीं को पूछा जाता है। कव्वाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया? बहुत विद्वान व्यक्ति थे आप, मतलब जितना सोचोगे उतना कम है इनके बारे में। कव्वाली संगीत को शुरू करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। फारसी काव्य शैली, शबक ए हिंदी के जन्मदाता है, पूछा जाता है शबक ए, और ये आपके हिंदी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स में। शबक ए हिंदी किसकी है? तो सबक ए हिंदी किसकी है? इन्होंने बहुत अच्छी स्टाइल में कहा था कि हिंदी ना फारसी कम, ना तब्जे हिंदी, फारसी में बोले छोड़ो गोली मारो, हिंदी में समझा देते हैं। इन्होंने ये कहा था कि हिंदी किसी भी रूप से फारसी भाषा से कम नहीं है, ना तब्जे हिंदी फारसी कम। तो इस तरीके से, गोली मारो, मैंने क्या कहा? हिंदी इन्होंने कहा था कि फारसी से किसी भी रूप में कम नहीं है, तो सबके हिंदी इनकी है। अगर बोले हिंदी खड़ी बोली का विकास किसने किया, तो इन्हीं ने किया खड़ी बोली। जैसे आप अगर देखोगे, आप जाओ मथुरा, मथुरा जाओ आप, फिर राजस्थान में आप धौलपुर जाओ, तो यहाँ सब क्या बोला जाता है? मुरैना। ये खड़ी बोली, एकदम खड़ी, एकदम बोलते हैं ना, ठाड़ी भाषा बोलते हैं, ठाड़ी मतलब वही है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के जनक भी कौन है? अमीर खुसरो साहब हैं। तबला और सितार का प्रचलन इन्हीं ने कराया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो तबला और सितार का आविष्कार इन्हीं ने किया। सबक ए हिंदी इनकी है। कव्वाली के जनक हैं ये। और रचनाएं, किरान उस सादीन, मिफ्ताह उल फितू, खजाइन उल फितू, ठीक है, तारीख है दिल्ली, आशिका, नूर सिपेहर, तुगलकनामा, देवल रानी खिज्र खानी, ये सब किसकी? अमीर खुसरो की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से।
और इन्हें देखो तूतीय हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है। नायक और अमीर की उपाधि दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। तुर्कल्लाह निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। चलो अब आ जाते हैं कुछ बुक्स पे। तबकात ए नाशरी, अब याद करो ये मैंने आपको बताई है। मिनहास उस सिराज ने लिखी है। तबकात ए नाशरी। तारीख फिरोज शाही बहुत आती है। जियाउद्दीन वर्नी, ये लास्ट आपके लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी था। अच्छा, दो ऑप्शन सही थे उसमें, ये भी लिखा था कौन सी जियाउद्दीन वर्नी की, दोनों ऑप्शन थे। तारीख फिरोज शाही और शम्से सिराज अफीफ, ये दोनों किसकी हैं? जियाउद्दीन वर्नी की। ताजुल मासिर कल हमने बताई थी, आपको याद हो तो हसन निजामी की है। तारीख मुबारक शाही, याद करो मुबारक शाह के जीवन पर थी, याहिया बिन अहमद शरिंदी। अब मुबारक शाह किस वंश में था वैसे, बता दो। खिज्र खां वाले सैयद वंश में। तो इसी बात पे बता दो सैयद वंश के शासक कौन कौन से थे। खिज्र खां संस्थापक था, फिर मुबारक शाह था, फिर अहमद शाह था, फिर इसके बाद अंतिम शासक, मैंने कहा था अंतिम पूछते हैं। पूरा नाम बताओ। अरे किस वंश में चली जा रही हो तुम, गुलाम में पहुंच रही हो क्या? कू बात, मैं पूछ रहा हूं आपको सैयद वंश का। आलम शाह याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, खोल लो कॉपी। फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक की खुद की है फुतुहात ए फिरोज शाही। अब देखो, संगीत राज संगीत मीमांसा राणा कुंभा, शांगा नहीं, राणा कुंभा है ये, राणा सांगा नहीं है। राणा सांगा का किनसे युद्ध हुआ था? पानीपत, वाह, खानवा का युद्ध। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सैरंदी की। फुतूह उल सलातीन अब्दुल्ला मलिक इशामी की है। देखो हसन निजामी, ताजुल मासिर, आप इन्हें 10-10 बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस बात पे, क्योंकि आता है लिटरेचर, मुगल और सल्तनत काल का लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम बहुत खराब है इसलिए याद नहीं रहते हैं। जौनपुर, मैंने कहा था इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का स्थापना की थी। आप जानते हैं जौनपुर इसने किसके नाम पे बसाया था? जौना खां के। अब जौना खां कौन है बोले, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है जौना खां। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इसने क्या बसाया? जौनपुर। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर जौना खां, जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। दिल्ली में होली का त्योहार मनाया। और फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस वंश की स्थापना होती है? विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश की हरिहर बुक्का के द्वारा। देखो आपस में चीजें कनेक्ट होंगी अगर आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे तो। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था बेटा। ये स्वतंत्र सरकी राज्य का संस्थापक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट सरकी एम्पायर की स्थापना किसने की, तो स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था ये। सुल्तान से उपाधि मिली थी मलिक उस सर्क और ख्वाजा ये जहां। ठीक है, फिर इब्राहिम शाह सरकी सबसे महान सरकी शासक था। कौन? इब्राहिम शाह सरकी। सरकी शैली स्थापत्य का उदय इसी के समय हुआ और इसी के समय जौनपुर को भारत का सिराज, पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कौन है? जौनपुर है। किसके समय? इब्राहिम शाह सरकी के समय जाना जाता था। फिर इस वंश के अंतिम शासक थे हुसैन शाह सरकी। ठीक है, बहलोल लोदी द्वारा पराजित हो जाते हैं और जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग बन जाता है। तो देखो आपको ध्यान रखना है, हुसैन शाह सरकी अंतिम सरकी शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक। इब्राहिम शाह सरकी हैं, सबसे ज्यादा विकास हुआ। मलिक सरवर हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मलिक सरवर कौन? तो सरकी साम्राज्य के या स्वतंत्र सरकी साम्राज्य के संस्थापक मलिक सरवर याद रखिएगा। इब्राहिम शाह सरकी याद रखिएगा, जिनके समय सर्वाधिक विकास, और अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी थे। ठीक है, कश्मीर, सीधा क्वेश्चन आता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन। किसको कहा जाता है? जैनुलाब्दीन।
तो ये ध्यान रखिएगा, जैन उल आबिदीन जो है शाही खां था इनका वास्तविक नाम। कश्मीर के सबसे महान शासक थे ये। मुगल बादशाह अकबर से तुलना की जाती है इन्होंने। अब क्यों की जाती है, तो धार्मिक उदारता के कारण, गौ हत्या के कारण जजिया कर हटाया था इन्होंने कश्मीर में। जैसे अकबर ने कहाँ हटाया था जजिया कर, मुगल साम्राज्य से, ऐसे ही इन्होंने कश्मीर से हटाया था। और याद रखना, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया, तो महाभारत का भी अनुवाद कराया इन्होंने, राजतरंगिणी का कराया। अब राजतरंगिणी इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ की बुक है, इसमें 8 तरंग हैं। और आपको पता है तो राजतरंगिणी में हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बहुत आता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस बुक में है, तो राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है वो दिया गया है। ठीक है, कुतुब उपनाम से ये फारसी शायरी लिखते थे, कौन, जैनुलाब्दीन। ठीक, फिर कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कौन कहलाता था, यही। और बुढ़ शाह या बड़े शाह भी यही कहलाते थे, कौन, जैनुलाब्दीन। गुजरात में बात करें तो जफर खां जो थे, मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना, और मालवा के शासक होशंग शाह को परास्त कर धार पर इसने अधिकार कर लिया था। अब देखो अच्छे से समझना, ये जो जफर खां है ये मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का शासक बना था। और अगर आपको पता हो तो इसने कहाँ मांडू पे आक्रमण किया था, तो मांडू मालवा पे जब आक्रमण, हुसैन शाह आपको याद है ना, होशंग शाह, भाई कौन है होशंग शाह, होशंगाबाद के संस्थापक हैं। इनका मकबरा कहाँ है, धार मांडू में है। तो होशंग शाह को परास्त किया था, राजधानी धार पर अधिकार कर लिया था, वापस कर दिया था। अब आ गया महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा बेटा उपाधि थी अबुल फतेह महमूद शाह की, मूल नाम इनका फतेह खां था। मुख्य विजय द्रोण किले, चंपानेर और गिरनार की इनकी विजय जो थी महत्वपूर्ण थी। अब आ जाते हैं बहमनी साम्राज्य पे। अब याद करो, अलाउद्दीन बहमन शाह और उपाधि हसन गंगू। अब देखो फिर से आपको दक्षिण भारत जाना पड़ेगा, क्योंकि बहमनी साम्राज्य के जो शासक होंगे वो कौन सा युद्ध लड़ेंगे, बैटल ऑफ तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध लड़ेंगे, और राम राय या सदाशिव राय को पराजित करेंगे। अब पहले आपको पता तो होना चाहिए कि बहमनी में कौन कौन है, तो इनको समझो। मूल नाम हसन, उपनाम गंगू था, उपाधि इसकी जफर खां बहमन शाह, पूरा नाम इसका ये था अलाउद्दीन, ठीक है, बहमन शाह हसन गंगू, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, राजधानी इसकी गुलबर्गा थी, तो गुलबर्गा जो है वो इसकी राजधानी थी। एहसान था, साम्राज्य को शासन के लिए 4 पार्ट में या तरफ में इसने डिवाइड कर दिया था। ये क्या थे, वीदर, वरार, गुलबर्गा और दौलताबाद। तो इसने क्या क्या 4 भागों में अपने साम्राज्य को, तो वीदर, बरार, गुलबर्गा और दौलताबाद में इसने इनको डिवाइड कर दिया था। और अब बात करते हैं बीजापुर। बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे, ठीक है, उपाधि जगत गुरु दिया गया था इन्हें, इब्राहिम आदिल शाह को। अन्य नाम क्या है, अबला बाबा निर्धनों का मित्र, किताबे नौरस के लेखक थे ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नौरसपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। अब जैसे तुगलकाबाद, तो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक ने। मौट की मस्जिद किसने, ये आता है बहुत क्वेश्चन, तो मौट की मस्जिद किसने, सिकंदर लोधी ने बनवाई थी। अब बहमनी से स्वतंत्र हुए राज्य। अब बहमनी के अलग अलग राज्य थे, जैसे 4 तरफ में तो इसने बांटे ही रखा था, तो अब बहमनी का जब विभाजन होता है बहमनी साम्राज्य का, तो इनके अलग अलग राज्य बन जाते हैं। एक है बरार। अब याद करो बरार ने किसमें भाग नहीं लिया, राक्षस तांगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध में इसने भाग नहीं लिया था। तो इसके संस्थापक थे फतेह उल्ला इमाद शाह। कौन थे बरार के, फतेह उल्ला इमाद शाह। और इसीलिए यहाँ पर जो राजवंश है वो क्या कहलाता है, इमाद शाह के नाम पर इमाद शाही। जैसे कार्ल मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद, तो इमाद शाह के नाम पर इमाद शाही, ठीक है। तो बरार के कौन, फतेह उल्ला इमाद शाह। बीदर, बीदर के थे अमीर अली वरीद। तो वरीद जो थे वो किसके संस्थापक थे, बरीद, बीदर, करो कनेक्ट, बरीद बीदर। तो अमीर अली वरीद बीदर के, इसीलिए बीदर में क्या, तो बरीद के कारण बरीद शाही। देखो यहां समझो, इमाद, इमाद शाही,
अब कैसे भी पूछ लेते हैं, इमाद शाही, बरीद शाही, ये कहाँ कहाँ थी, तो आपको ध्यान रखना है इमाद शाह चूंकि संस्थापक हैं बरार के, तो बरार में क्या चलेगी, इमाद शाही। बीदर में क्या चलेगी, बीदर बरीद, ये तो अच्छे से याद हो जाएगा, तो बरीद शाही। अब गोलकुंडा, तो कुली कुतुब शाह, तो कुंडा का, कुतुब का, काकू कुकू, तो क्या थे, जल्दी बताओ। गोलकुंडा में कौन, कुली कुतुब शाह, तो इसीलिए कुतुब शाह में क्या, तो कुतुब शाही। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अभी 5 हैं ये, अभी तो चौथे पे आए हैं। फिर आ जाते हैं बीजापुर, तो बीजापुर में अभी हमने ऊपर भी देखा था, बीजापुर में कौन, यूसुफ आदिल शाह, तो इसीलिए यहां कौन सी चलेगी बीजापुर में, आदिल शाही। तो यूसुफ आदिल शाह जो थे वो किसके थे, बीजापुर के, इसीलिए आदिल शाही। और एक जो लास्ट बचता है अहमद नगर, तो अहमद नगर के थे मलिक अहमद, तो अहमद के अब यहाँ पे अहमद शाही मत कर देना बस, तो यहां पे थी अहमदनगर में निजाम शाही। कैसे याद रखोगे, अहमदनगर ना, निजाम शाही। तो अहमदनगर में मलिक अहमद, निजाम शाही। बीजापुर में कौन, यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाही। ठीक है, गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह, तो कुतुब शाही। और बीदर में अमीर अली बरीद, तो बरीद शाही। और बचा बरार, तो फतेहुल्ला इमाद शाह, तो इमाद के कारण इमाद शाही। करो कनेक्ट। 5 कौन कौन से हैं जो विजय बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 जो राज्य स्वतंत्र हुए, बरार, फतेह उल्ला, इमाद शाह, और बरार में इमाद शाही, क्योंकि क्या है, इमाद है। ठीक है, फिर बरार के बाद बीदर, अमीर अली वरीद, और बरीद के कारण बीदर में बरीद शाही। ठीक है, गोलकुंडा के कुंडा, कुली कुतुब शाह, तो गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, और यहाँ पे क्या, कुतुब यानी कुतुब शाही, तो ये तो इनके नाम से मैच करती है। बस बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाही। और आपका बचता क्या है, अहमदनगर, तो अहमदनगर में मलिक अहमद है, और इस यहां पर बस ध्यान रखना नगर से निजाम शाही। ठीक है, और किसी में नगर है भी नहीं, तो निजाम शाही अहमद नगर में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखा, एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, जल्दी बताओ। हसन गंगू, तो हसन गंगू जो हैं, अरे क्या खुल गया, किसके हैं हसन गंगू, बहमनी साम्राज्य के। तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कौन है बेटा, हसन गंगू हैं। कौन है, हसन गंगू हैं। आप लोग जरा देखना यहाँ पे कहीं आपको विजयनगर या बहमनी लिखा हुआ दिख रहा है क्या, अच्छा बोर्ड देखते देखते हमें कभी कभी दिखता नहीं है इसको, नहीं है ना, नहीं, चलो इसमें देखते हैं। अब देखो जरा, विजयनगर बहमनी कहीं भी इंग्लिश में लिखा होगा, अच्छा पहले तो बाद में ही आएगा ना विजयनगर, राष्ट्रकूट, सूर डायनेस्टी, एक मिनट, अच्छा एक क्वेश्चन आप याद रखना कि शेरशाह की मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका छोटा बेटा जो है ना जलाल खां शासक बना था। ठीक है, और जलाल खान ने किसकी उपाधि धारण की थी, इस्लाम शाह की। ये क्वेश्चन आपकी पीएससी ने पूछा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह सूरी के बाद कौन शासक बना था, तो इसका बेटा जलाल खां शासक बना था, और इसने किसकी उपाधि धारण की थी, इस्लाम शाह की उपाधि इसने धारण की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। हाँ ये है ना विजयनगर, वही तो मैं सोचूं कहीं तो है।
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखो अब याद करो, यहाँ पे मैं आपको ये चार्ट सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। 1336 में हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की? संगम वंश की। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था। किसका? संगम का। फिर सालोब वंश आता है। सालोब वंश 1485 में बना, 1505 तक चला। शालोब नरसिंह, जिन्हें हम प्रथम बलाप हर्ता कहा जाता है, इनने स्थापना की थी। इनका बेटा ही था ना इम्माड़ी नरसिंह, जिसको किसने हराया था? वीर नरसिंह ने। तो इम्माड़ी नरसिंह लास्ट हो गया। तुलुप के कौन थे? वीर नरसिंह, जो कि द्वितीय बलाप हर्ता थे, मतलब द्वितीय शक्तिशाली शासक थे। और इसका अंतिम शासक याद है? सदाशिव राय। अरे कौन सा युद्ध? राक्षस तांगड़ी बन्नी अट्टी, राक्षस तांगड़ी बन्नी अट्टी और तालीकोटा। ठीक है, इनके समय में शक्तिशाली कौन हो गया था? राम राय। फिर इसके बाद अरिविडू के कौन थे? 1570 में तिरुमल्ले की। और रंग तृतीय जो है इसके क्या रहे हैं? अंतिम शासक रहे हैं। तो देखो, हरिहर बुक्का अंतिम शासक, विरूपाक्ष द्वितीय, सालुब सालुब नरसिंह इसी वंश के, और अंतिम इम्माड़ी नरसिंह, दो ही थे एक्चुअली। तुलुब वीर नरसिंह, और इसके बाद कृष्णदेव राय, और लास्ट शासक कौन? तो आपको ध्यान रखना है सदाशिव राय। और तिरुमल, और अंतिम शासक कौन? तो रंग। ठीक है, रंगा भी बोलते हैं इन्हें, तो रंग तृतीय या रंगा तृतीय। फिल्मों वाले रंगा, मूवी में नहीं आता रंगा बिल्ला, वैसे ही। तो इनको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से बेटा। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, जैसे अबू अब्दुल्लाह या इब्न बतूता, जिसकी बुक क्या है? रहला है। ये मोरक्को से आया था, और विजयनगर में ये हरिहर फर्स्ट के समय था। जबकि अगर आपको याद हो, इब्न बतूता किसके समय था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी आया। अब ऐसे समझो ना, पैरेलल तो चल रही हैं चीजें। और इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को, और इसे कहाँ भेजा था? चाइना भेजा था। भूल जाते हैं आप लोग। निकोलो डी कॉन्टी इटली से आए थे, और देवराय सेकंड के समय आए थे। निकोलो डी कॉन्टी कहाँ से? कॉन्टी, इटली। तो निकोली कॉन्टी कहाँ से? इटली से, देवराय सेकंड के समय। अब्दुल रज्जाक पर्सिया से। अच्छा, अब्दुल रज्जाक पाकिस्तानी नहीं बना देना, ये फारस से आया था, और ये देवराय सेकंड के समय। तो देवराय सेकंड के समय निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक। ठीक है, फिर है एथेनेसियस निकिटिन, याद रखना, निकिटिन विरूपाक्ष राय सेकंड के समय। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बारबोसा याद रखना, डोमिंगो पायस याद रखना। तो आपको डोमिंगो पायस मैंने पढ़ाया था कृष्णदेव राय के समय, और बारबोसा भी किसके समय? कृष्णदेव राय के समय। ये दोनों पुर्तगाली थे, बारबोसा और डोमिंगो पायस। पढ़ाना तो मुझे एक्चुअली ये था, लेकिन अब समय नहीं था इतना पढ़ाने का, तो हमने कहा उसमें से कुछ उठा के बता देते हैं आपको। नूनेज पुर्तगाली थे, अच्युत देव राय के समय आए थे, और मार्को पोलो वेनिस से आए थे। अब जैसे इनमें से पूछे क्या गए? अब्दुल रज्जाक पूछे गए। ऑप्शन आता है देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, तो अब्दुल रज्जाक साहब देवराय सेकंड के समय आए थे। ठीक है, बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय। इसके अलावा आपको बॉर्थिलेमा, ये भी थे, लेकिन ये इटली से थे, इनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक मंदिर है ना गुजरात, सूर्य मंदिर, कहाँ का? कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसने बनवाया था ये कोणार्क का सूर्य मंदिर? जल्दी बताओ, कुछ तो बोल दो। नहीं पता आप लोगों को? नहीं, कृष्णदेव राय नहीं है, जल्दी बता दो। नरसिंह देव तृतीय कि नरसिंह देव फर्स्ट? देखो, आपको ये ध्यान रखना है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है इसको करवाया था अनंत बर्मन चोडगंगदेव ने। आप लोग नोट कर लो, इतना ज्यादा आप याद नहीं रख पाओगे तो याद रख लो, अनंत बर्मन चोडगंगदेव, क्योंकि ये प्राचीन भारत में जो ज्ञान परंपरा है ना, ये उसका भाग भी है। अनंत बर्मन चोडगंगदेव, तो अनंत बर्मन चोडगंगदेव जो थे, इन्होंने तो जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मंदिर याद है ना आपको? रथ यात्रा होती है यहाँ पे एक। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है कोणार्क का सूर्य मंदिर।
बेटा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस वंश के शासक थे, एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो ये गंग वंश के शासक थे। क्या? पूर्वी गंग वंश, ये दोनों कौन? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जगन्नाथ मंदिर किसने? अनंत वर्मन चोडगंग देव ने। और नरसिंह देव प्रथम ने किसका मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये किससे थे? तो पूर्वी गंग या गंग वंश से संबंधित थे ये। ठीक है, ध्यान रखना है कि नहीं रखेंगे याद? रखना ही है याद, नहीं रखो हमें क्या फिर पेपर आपको याद रखेगा। अयंगार व्यवस्था मैंने आपको बताई है, किससे संबंधित है? विजयनगर से। तो यहाँ पे 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। ये बेसिकली ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित होती थी। 12 अधिकारी नियुक्त होते थे। सामूहिक रूप से इन्हें अयंगर सिस्टम कहा जाता था। ठीक है, इनकी नियुक्ति राज्य करता था, लेकिन इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जैसे एकता व्यवस्था में हो रही थी ना। ये अधिकारी वंशानुगत होते थे, इनको यहाँ तक अधिकार था कि अपने पदों को बेच सकते थे। ठीक है, तो इन्हें करमुक्त भूमि प्रदान की जा रही है। अयंगार व्यवस्था कैसी है? तो ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था है जिसमें 12 अधिकारी होते थे। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। नायंकार व्यवस्था तो भू सामंतों का समूह जिन्हें राज्य की सेवा के बदले अनुदान के रूप में भूभाग दिया जाता था। यह भूभाग अमरम कहलाता था। तो ये क्या कहलाता था? जैसे वहां एकता कहलाता था, यहाँ क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। इसके धारक को अब जैसे अमरम वाले तो अमर नायक या नायक कहलाते थे, जैसे एकता वाले इक्तेदार। देखो एक्चुअली समय कम है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कराता हूँ चीजों को। अभी हो सकता है आपको उतना कनेक्ट ना हो पा रहा हो, क्योंकि जब हम ऐसे बोलते हैं ना एकता व्यवस्था, और वहां दूसरी तरफ लिखते हैं नायंकार व्यवस्था। एकता व्यवस्था का प्रमुख इक्तेदार, राज्य की भूमि। नायंकार व्यवस्था का भूमि अमरम, और अधिकारी अमर नायक या नायक कहलाता था। ये तो भयंकर ही अमर हो गया, कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अमरम भूमि के एक भाग को खजाने में भेजना पड़ता था। जैसे याद करो, एकता व्यवस्था का अधिशेष जो है वो क्या कहलाता था? फवाजिल कहलाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो केंद्रीय खजाने में भाग भेजा जाता था, तो ये देखना याद रखना। तो इसीलिए क्या है, राजा द्वारा निर्धारित सेना रखनी पड़ती थी। नायंगार व्यवस्था तमिलनाडु में प्रचलित थी, वंशानुगत नहीं थी, ना ही हस्तांतरित। जबकि अयंकार कैसी थी? अयंगार व्यवस्था हेरिडिटरी है, ट्रांसफर कर सकते थे, नायंकार को नहीं ट्रांसफर कर सकते। अच्छा, यूपीएससी कैसे पूछा था इसको? उल्टा लिख दिया था, अयंगार में नायंकार का, नायंकार में अयंगार का, और फिर पूछा था। अब अगर आप कहोगे तो तुक्का मारो, दोनों नहीं तो आप बता ही नहीं सकते बिना पढ़े। ठीक है, तो बाद में ये वंशानुगत हो गया। तो शुरू में ये वंशानुगत नहीं थी नायंकार व्यवस्था, बाद में वंशानुगत हो गई थी। नायक केंद्रीय सेवा में स्थानपति या सेनापति नामक 2 अधिकारी रखते थे। तो आपको एक तो अमरम ध्यान रखना है। तो अमरम कैसे ये भूमि है? इक्ता जैसी भूमि क्या कहलाती है? विजयनगर साम्राज्य की अमरम कहलाती है। इक्ता व्यवस्था जैसी व्यवस्था यहाँ क्या कहलाती है? नायंकार व्यवस्था। जबकि ग्रामीण प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? 12 अधिकारी जिसमें चुने जाते थे, अयंगार व्यवस्था। समझ गए ना? थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे, नहीं समझे तो भगवान मालिक हैं। अब बहुत ज्यादा हो गया, बस एक चार्ट और दिखाना है, बस हमारा हो गया फिर। अरे बस वही चार्ट है जो आपको याद रखना है, बाकी सब ये जो हमने पढ़ाया, इसलिए इसको आपको एक बार में दिखा दूं, क्योंकि आप भूल गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कौन सा, अरे बताओ ना। एक तो विजयनगर था, एक बहमनी था। विजयनगर हम निपटा चुके हैं, अब हम बहमनी की बात कर रहे हैं। तो बहमनी का हसन गंगू था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ये जो बहमन शाह के बाद में जब इस साम्राज्य का विघटन होता है, तो ये इन देशों में, इन पार्ट में 5 भागों में विभाजित हो जाता है। एक था अहमदनगर, नगर निजाम शाही, राजधानी जुन्नार। आप चाहो तो फोटो ले लो इसका, कोई दिक्कत नहीं है। जुन्नार या अहमदनगर, क्योंकि हम इतना है बहुत वो, मतलब ये सिर्फ क्या है, शेरशाह सूरी, विजयनगर और बहमनी। आप इसको देखोगे तो वो लोग इतना पढ़ेंगे क्या हम? तो एक्चुअल में पढ़ना तो इतना ही होता है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप फोटो लेके काम चला लो, जल्दी लो फटाफट, टाइम नहीं है, पेपर भी है ना आप लोगों का। और आज 150 क्वेश्चन है, तो 1.5 घंटे देंगे हम आपको। चलो हो गया। अब देखो बस जितना पढ़ लिया हो गया ना। अहमदनगर
मलिक अहमद थे, याद है। और इसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, तो नगर निजाम शाही, राजधानी जुन्नर या अहमदनगर। बीजापुर में याद है यूसुफ आदिल शाह थे, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह थे, इसीलिए क्या चल रही थी, आदिल शाही। इनकी राजधानी नौरसपुर या हैदराबाद। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, तो कौन सी शाही, कुतुब शाही, राजधानी बीदर। अब देखो ऐसे ही तो क्वेश्चन गलत होता है, आप सोचोगे ये क्या मटिया मेट है, गोलकुंडा की राजधानी बीदर, तो बीदर की राजधानी क्या है, बताना इसलिए था। मैक्सिमम लोग इसे गलत कराते पढ़ने के बाद भी, बोले अच्छा अभी तो बताया था बीदर, बदीर शाही, अमीर अली बरीद, और अब आप बोल रहे हो नहीं बीदर नहीं। तो पेंच कहाँ है, गोलकुंडा कु कुतुब शाही, क्योंकि कुली कुतुब शाह, लेकिन राजधानी बीदर। बीदर किसकी राजधानी है, गोलकुंडा की। उल्टा नहीं करना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर है, अब आते हैं बीदर पे, तो बीदर में कौन थे, अमीर अली बरीद थे, इसीलिए बरीद शाही थी, राजधानी एलिचपुर। सीधी सीधी बना देते, वो तो वैसा ही है ना, मराठा और केसरी, मराठा इन इंग्लिश और केसरी इन मराठी, सीधा मराठा मराठी कर देते तो क्या दिक्कत था, ठीक है। बरार, तो बरार ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, याद है, फतेहुल्लाह इमाद शाह, इसीलिए इमाद शाह के कारण इमाद शाही, और इनकी राजधानी देखो कितना उल्टा सीधा है, सीधा बीजापुर की बीजापुर करा दो, लेकिन नहीं, पढ़ लेना अच्छे से, बहुत दिमाग घूम रहा होगा हमें पता है आप लोगों का, लेकिन है ऐसा ही। तो बरार की राजवंश क्या है, बरार में इमाद शाह के कारण इमाद शाही, और राजधानी क्या है, बीजापुर। और एक खानदेश अपना यही बुरहानपुर वाला फारूकी वंश, राजधानी बुरहानपुर, संस्थापक कौन थे, मलिक रजा फारूकी। तो मलिक रजा फारूकी जो थे, अब अगर आप याद करो तो अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ का, इन्हें निपटाएंगे, इन्हें नहीं, मलिक रजा को नहीं, ये ध्यान रखना, ये तो 1399 वाले हैं, 200 साल कहां से आएंगे, इस वंश के शासकों को, ठीक है। तो ये फारूकी वंश है जिसकी स्थापना मलिक रजा फारूकी ने की थी। अब समझो, अहमदनगर में निजाम शाही है, अहमदनगर राजधानी है, मलिक अहमद है, 1490 में इसकी स्थापना हुई, और शाहजहां ने इसका अंत कर दिया था। क्योंकि हमें अभी मुगल पढ़ने हैं ना, तो फिर आएंगे मुगल लड़ने इनसे, तो बताना तो पड़ेगा। तो किसने आक्रमण किया यहाँ पे, शाहजहां के समय में अहमदनगर को मिला लिया गया, ठीक है, 1632 में। अब आते हैं बीजापुर पे, बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह है, आदिल शाही है, 1489 से 90 के बीच में इन्होंने स्थापना की, और 1686 में औरंगजेब ने किसको, सबसे पहले बीजापुर को जीतने वाला सुल्तान औरंगजेब, ठीक है। दक्षिण में अकबर नहीं गए थे, ध्यान रखिएगा, बीजापुर, गोलकुंडा, कुतुब शाही, बीदर, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब, इसको भी, ये तो इसका पूरा जीवन दक्षिण में बीता, इसके मरने का कारण इसकी डेक्कन पॉलिसी, इसके हारने का कारण डेक्कन पॉलिसी, इसके दिमाग खराब होने का कारण डेक्कन पॉलिसी, ये दक्षिण में ही लगा रहा लड़, देखो सब हरा रहा है ना, क्या किया। अच्छा और बड़ी बात बताएं, शाहजहां के समय में भी यही गया था, कहाँ पे, अहमदनगर में, बस शासक नहीं था इसलिए इसको लिखा नहीं है, इसको पता नहीं क्या लगाव था यहाँ। और मरा भी तो कहाँ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ना। तो आप देखोगे कि उसी क्षेत्र में लड़ रहा है, ये मर रहा है, कट रहा है, बस वही कहानी है इसकी। तो औरंगजेब ने किसको, गोलकुंडा को जीता, औरंगजेब ने ही बीजापुर को जीता, औरंगजेब ने ही बीदर को जीता, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और अगर आप देखें कि बरार की स्थिति क्या है, तो अहमदनगर जो है ना बेटा, यहाँ पे आप, ये क्या मिक्स हो गया, ये गलत लिख गया ये कहीं पे, तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो औरंगजेब, बस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर का अंतिम अभियान था आपका खानदेश का, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है। तो इसमें से ये दो पूछ सकते हैं आपसे कि बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने वाला कौन था, तो बीजापुर और गोलकुंडा पे कौन, तो औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को। अब याद करो, कल मैंने आपको इसलिए शुरू में टेन्योर बता दिया था, अकबर का, सॉरी, अपने औरंगजेब का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था, 1658 से लेके 1707 तक, याद आ रहा है। अरे बाबर 1526 से 30, हुमायूं
30 से 55 मान लो सीधा, 30 से 40 और फिर 55 से 56। फिर इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर 1556 से 1605, 1605 से 27 जहांगीर, 1627 से 1658 तक शाहजहां, और शाहजहां के बाद तो शाहजहां के समय में ये क्या करेगा, अहमदनगर को जीत लेगा और बाद में ये बीजापुर और गोलकुंडा को खुद के शासनकाल में जीतेगा। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। ठीक है, आप इनको ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग इसे गलत करते हैं। याद कर लो, समझ लो, आखिरी में बोले रट लो, जो करना है कर लो, क्योंकि इससे बहुत लगाव है पीएससी को। अच्छा, पीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है जहां बत्ती दे सकता है वो बच्चों को, मतलब आपने पढ़ा तो होगा। मतलब ये राजधानियां पूछ ली तो वैसे ही बीदर की पता चले कि बीजापुर की, क्या लगा देगा व्यक्ति, बोले बीजापुर की राजधानी बीजापुर एक ऑप्शन, धड़ लो। ठीक है, बीदर की राजधानी बीदर दूसरा। तो बीजा याद रखना, बीदर की एलिचपुर और गोलकुंडा की बीदर, जबकि बीजापुर की नौरसपुर या हैदराबाद। तो अलग अलग कैपिटल्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, गलती ना करें कृपया। अगर आपने गलती की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई समस्या किसी को यहाँ तक? चले आगे, बस आज के लिए पर्याप्त है, अब कुछ नहीं जा रहा है आगे। ठीक है, तो ये हो गया बस। अब कल हम लोग मुगल कंप्लीट करा देंगे आपका, और मुगल के साथ ही हम आपको कोशिश करेंगे कि ये उनका आर्किटेक्चर है, स्थापत्य है और लिटरेचर है, उसको भी कल कोशिश करें कि कंप्लीट करा दें। ठीक, चलिए धन्यवाद। हाँ कर देंगे ना, आप मुझे भेज देना कौन कौन से दिन के करने हैं तो कर देंगे।